नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात की खबर के साथ में। दरअसल देश के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोगों के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो देश के कई इलाकों में बरसात आसमान से आफत बनकर बरस रही है। कई इलाकों में तो पानी इतना भर गया है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हुई है, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई। मामले को लेकर रविवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक महाराष्ट्र में 76 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। वहीं उल्हास, सावित्री, पाताल गंगा, अंबा और गढ़ी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 838 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं करीब 4900 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग ने 35 राहत शिविर बनाए हैं, जिनमें लोगों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। बात गुजरात की करें तो गुजरात में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। अचानक आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश के कारण तापी जिले के पंचौल और कुंभिया गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल बह गया है। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी और वलसाड जिले में 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा छोटा उदयपुर जिले में भी लगातार बारिश के कारण पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरने की खबर है। बात केरल की करें तो मौसम विभाग ने 13 और 14 जुलाई को केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 3 से 7 जुलाई के बीच केरल में बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से 6 लोगों की मौत हुई। वहीं कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। असम में भी बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद रविवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मौतें हैलाकांडी जिले में हुई हैं। इस साल बाढ़ और भूस्खलन की वजह से असम में 192 लोगों की मौत हुई है। अभी भी 12 जिलों में 5,39,334 लोग बाढ़ पीड़ित हैं। 18 राजस्व मंडलों के कुल 390 गांव जलमग्न हो गए हैं। तो कई इलाकों में अभी भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात दिन ब दिन बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिन जगहों पर पुल टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर आवागमन की समस्या जरूर पैदा हो गई है। इसके अलावा जलभराव की तस्वीरें भी जो मुंबई से सामने आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। मुंबई की अगर बात करें तो इस तरह की तस्वीरें लगातार मुंबई से सामने आती रहती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा यहीं के लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर विकास को लेकर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, इस तरह से पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर कई सवाल ज़रूर खड़े होंगे। बुलेटिन में अब बात अमरनाथ यात्रा की भी कर लेते हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के व्यवधान के बाद अब अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। भक्त भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए नजर आए। श्रद्धालु ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो दिव्य हिमलिंग के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। तो शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब 2 दिन बाद यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं मौसम साफ होने के बाद सबसे पहले पहलगाम यात्रा मार्ग पर पंचतरणी में रुके श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को बादल फटने की वजह से 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। वहीं 41 श्रद्धालु अभी भी लापता हैं।
रविवार को पूरे दिन अभियान के बावजूद किसी भी लापता श्रद्धालु का सुराग नहीं मिल सका। सुरक्षा बल लगातार लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में लगे हुए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 12 जत्था आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। पहलगाम और बालटाल रूट से दर्शन करने के लिए 4026 रजिस्टर्ड श्रद्धालु भगवती नगर स्थित आधार शिविर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच छोटे और बड़े वाहनों में बैठकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा भी फिर से बहाल कर दी है। श्रद्धालुओं ने यात्रा दोबारा शुरू होने पर खुशी जताई है। उधर पहलगाम बालटाल यात्रा मार्ग पर शिविरों में श्रद्धालु पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि भोले के दर्शन के बाद ही वापस लौटेंगे। अमरनाथ गुफा के आसपास रविवार को विशेष पूजा भी की गई और मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। दरअसल शुक्रवार शाम बादल फटने के बाद बाढ़ और भूस्खलन से गुफा के पास आधारभूत ढांचे को काफी नुकसान हुआ और बालटाल यात्रा मार्ग का ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ था। तेज बहाव से अमरनाथ गुफा के आसपास पेयजल व्यवस्था, बिजली और संचार व्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा। शनिवार से ही सेना और सुरक्षा बल यात्रा ट्रैक की मरम्मत और व्यवस्था बहाली में जुटे थे। रविवार को भी दिन भर सेना, केंद्रीय बलों के जवान और प्रशासन की तमाम एजेंसियां पूरी ताकत से ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी रहीं। तो अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि मौसम साफ हो चुका है और यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई है। शुक्रवार शाम को बादल फटने के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि रास्ते जगह जगह पर टूट गए थे, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला था। लापता लोगों की तलाश तो लगातार की जा रही है क्योंकि अभी भी 41 श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। उनका सुराग कहीं से मिल सके इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक की मरम्मत से लेकर के चाहे बात बिजली व्यवस्था की हो, चाहे बात पेयजल व्यवस्था की हो, जब बादल फटा था तो इन व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। अब इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जो व्यवस्थाएं अब दोबारा सुचारू कर ली गई हैं और यात्रा मार्ग भी दुरुस्त कर लिया गया है और ये सुरक्षा बलों और प्रशासन की व्यवस्थाओं का ही नतीजा है कि अब एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा इतनी जल्दी दोबारा शुरू हो रही है। बुलेटिन में अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई थी, क्योंकि कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने जो खुलासा किया है उस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में शोर मचना तय माना जा रहा है। दरअसल कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ने के साथ ही उन्होंने ये हैरान करने वाला खुलासा किया है। सूर्यकांत का ये बयान आईटी रेड के बाद पहली बार आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है, इसलिए आईटी विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि उनके ठिकानों पर 30 जून को आयकर की रेड पड़ी। कुछ अफसरों ने सूर्यकांत पर दबाव बनाया कि वो राज्य के 40 से 45 विधायकों की सूची बनाएं। विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी। सूर्यकांत को प्रदेश का नया सीएम बना दिया जाएगा। सूर्यकांत ने दावा किया कि मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने के लिए आयकर अफसरों ने साम दाम दंड भेद अपनाया। सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मेरे घर पर आयकर का छापा पड़ा। मैं कई सालों से कोयला के कारोबार से जुड़ा हूं। यदि मुझ पर टैक्स की वसूली निकलती है तो मैं टैक्स दूंगा, कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मगर आयकर की कार्रवाई को सियासी रंग मत दीजिए। मुझे सत्ता परिवर्तन के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मुझे या मेरे परिवार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आयकर के अफसर और वो नेता होंगे जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। जून को आयकर विभाग ने हमारे यहाँ छापा मारा। आयकर की छापामार टीम ने हमारे यहाँ घर पर छापा बोला, हमारे घर के लोगों को भयभीत किया। आयकर की टीम को अधिकार नहीं होता कि वो सर्च एवं सर्वे की कार्रवाई के दौरान किसी से मारपीट करे, लेकिन मुझे आयकर टीम द्वारा मारपीट की गई। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया। मुझे बहुत प्रकार से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर
रविवार के मुकाबले में तुलना करें तो जो मामले हैं उनमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। तो देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,678 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 26 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5.99% पर पहुंच गया है। एक्टिव केस में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,973 एक्टिव केस बढ़ने के साथ एक्टिव मामलों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,30,713 हो गया है। एक दिन पहले कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आए थे और 42 लोगों की मौत भी हुई थी। उसकी तुलना में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। अगर देश में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो ये अब तक 4,36,39,329 सामने आ चुके हैं और कोरोना की वजह से कुल 5,25,454 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों में एक्टिव केस की मौजूदा संख्या 0.30% है। वहीं रिकवरी रेट 98.50% है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स के कारण स्थिति बिगड़ रही है। इसे लेकर विशेष सतर्कता की अपील भी की जा रही है। वर्तमान में मिल रहे ज्यादातर मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2, BA.4 और BA.5 को प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स में शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.5 को अति संक्रामक बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट से ये अलग है। इसके लक्षण भी अलग तरह के देखे जा रहे हैं। कई देशों में ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है। कोरोना के जोखिमों को लेकर स्टडी कर रही शोधकर्ताओं की टीम ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट कई देशों में संक्रमण की एक और लहर का कारण बन सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो देश के कई हिस्सों में इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये BA.5 कोरोना के अन्य वेरिएंट से कई मामलों में अलग है। ये कोविड होने के कुछ हफ्ते के भीतर लोगों को फिर से संक्रमित करता हुआ भी देखा जा रहा है। तो अब नई मुसीबत बनकर कोरोना नए स्वरूप में लोगों की मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट परेशानी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से BA.5 को लेकर स्टडी की गई है, जिस तरह से उस स्टडी में खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शोधकर्ताओं की माने तो BA.5 अन्य कोरोना के जो सब वेरिएंट हैं, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, उनसे अलग है और ये कोरोना होने के बाद एक हफ्ते के भीतर दोबारा संक्रमित करता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कि अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अगर आप भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो पहले तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको जाना पड़ रहा है तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाएं और साथ ही साथ आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते रहिए। T20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले भारत के लिए विराट कोहली की फॉर्म परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली की फॉर्म को लेकर अब एक्सपर्ट भी कई तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा विराट कोहली के समर्थन में उतरे हैं। तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। टेस्ट हो या T20, विराट कोहली के बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकल रहा है। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विराट कोहली की प्लेइंग 11 में जगह बनती है या नहीं। हाल ही में पूर्व कप्तान कपिल देव समेत अन्य दिग्गजों ने विराट को लेकर सवाल उठाए, तो अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने खुलकर कोहली का समर्थन किया है और कहा है कि बाहर क्या चर्चा चल रही है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के बाद रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया कर्मियों के सामने आए। उस दौरान विराट कोहली को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। रोहित शर्मा ने यहां कहा कि हमारे लिए ये मुश्किल हालात नहीं हैं, क्योंकि हम बाहर का कुछ भी नहीं सुनते हैं। एक्सपर्ट लोग कौन हैं, इन्हें क्या
और क्यों एक्सपर्ट बोला जाता है? वो बाहर से गेम देख रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। रोहित शर्मा बोले कि हमारा एक प्रोसेस है, हम लोग टीम बनाते हैं, काफी कुछ सोचकर ये फैसले होते हैं, लड़कों को बैक किया जाता है, बाहर के लोगों को ये चीजें पता नहीं चलती हैं, बाहर क्या होता है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारी टीम में क्या हो रहा है वो हमारे लिए जरूरी है। फॉर्म सभी का ऊपर नीचे होता है, लेकिन खिलाड़ी की क्वालिटी खराब नहीं होती है। टीम इंडिया के कप्तान ने कहा कि हम प्लेयर की क्वालिटी को बैक करते हैं। खराब फॉर्म मेरे साथ भी हुई है, हर किसी के साथ होती है। अगर एक प्लेयर इतने साल से इतना बेहतरीन कर रहा है तो एक दो सीरीज या एक दो साल में उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हम लोग जो टीम के अंदर हैं, जो टीम चला रहे हैं, हमें पता है कि उस प्लेयर की कितनी अहमियत है। गौरतलब है कि विराट कोहली ने एजबेस्टन टेस्ट में भी कुछ कमाल नहीं किया था। हाल ही में दोनों टी20 में भी वो 1 और 11 रन ही बना पाए। ऐसे में कपिल देव समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने कहा था कि किसी प्लेयर के नाम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मौजूदा फॉर्म के हिसाब से प्लेइंग 11 में सिलेक्शन होना चाहिए। अब परेशानी की बात क्या है, यहां पर यह समझना होगा। टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है और विराट कोहली जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो भारत के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। अब एक्सपर्ट्स को यह लगता है कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा साफ कर चुके हैं और रोहित शर्मा के बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि विराट कोहली फिलहाल टीम से ड्रॉप होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि भारत के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो भारतीय टीम के चाहने वाले हैं, वो भी ये दुआ कर रहे होंगे कि विराट कोहली दोबारा एक बार फिर से 2016 वाले अपने उस पुराने दौर में नजर आए। क्योंकि अगर आप कल के मुकाबले पर भी नजर डालेंगे तो विराट कोहली ने जो 2 शॉट्स खेले थे वो बेहतरीन शॉट्स उन्होंने खेले थे। एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का उन्होंने लगाया था और एक फ्लिक के जरिए चौका भी उन्होंने लगाया था। हालांकि अगली गेंद पर भी उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जरूर मार दी थी, लेकिन उन 2 शॉट्स को अगर आप देखेंगे तो उनमें विराट कोहली का कैलिबर, विराट कोहली की क्वालिटी नजर आती है। ऐसे में इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना किसी भी सूरत में टीम के हित में तो अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि बात अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की करें तो ऐसा ही एक ट्वीट सोशल मीडिया पर किया गया था, तो उस पर उस्मान ख्वाजा का रिएक्शन भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक प्लेयर जिसकी एवरेज 50 की है, स्ट्राइक रेट भी उम्दा है, ऐसे खिलाड़ी को अगर आप टीम से ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम इसके लिए हामी जरूर भरेगी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के हित में होगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि विराट कोहली एक बार फिर से अपने पुराने रंग में नजर आएंगे और टीम इंडिया वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन करेगी और उसमें विराट कोहली का बड़ा योगदान होगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।